हेलो एवरीवन, मैं हूं शिखा और आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अंडर दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड सैंक्शंस बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। But before we proceed, we need to know about what is directive principle of state policy. Part 4, that is Article 36 to 51 of Indian Constitution, deals with the directive principle of state policy. They are borrowed from the Constitution of Ireland, which had copied it from the Spanish Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को समझाया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था, जो कि खुद में एक कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन था स्पेनिश का। ये एक स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो कोई भी लॉ बनाते समय इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे। वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो इन प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करे। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक स्टेट के ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वॉयलेट नहीं करना है, या वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वॉयलेट करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कंटेंट और डायरेक्शंस के बेसिस पे उसको 3 के प्रिंसिपल में क्लासिफाई किया गया है: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल होते हैं जिनका मेन मकसद होता है स्टेट को सोशली और इकोनॉमिकली जस्टिस प्रोवाइड करना। द आर्टिकल्स विच आर कवर्ड अंडर दिस प्रिंसिपल are Article 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A and 47। गांधीन प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होते हैं जो कि गांधी जी के आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे। मतलब वो जो भी गांधी जी ने अपने नेशनल मूवमेंट्स के टाइम जो भी आइडियोलॉजी यूज़ की थी, वो सारे आइडियोलॉजी इस प्रिंसिपल में यूज़ किए गए हैं। और इसके अंदर जो आर्टिकल कवर किए जाते हैं वो है आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। द नेक्स्ट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। The articles which are covered under this principles are Article 44, 45, 48, 49, 50 and Article 51. The next we proceed on amendments on directive principle of state policy. First is 42nd Amendment Act of 1976. इस amendment के टाइम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे और वो आर्टिकल 39, 39A, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 48A थे। आर्टिकल 39 हमें बताता है कि हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हमें एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी सिक्योर करनी चाहिए ताकि हम उनको एक हेल्दी डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकें और उनका एक हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। आर्टिकल 39A हमें बताता है कि हमारे देश में जितने भी गरीब लोग हैं या जितने भी लोग हैं उनको इक्वल जस्टिस मिल सके और सारे गरीब लोगों को या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि एक लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते अपने लिए, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए। Article 43A deals with to take the steps to secure the participations of worker in the management of industry। और आर्टिकल 48A हमें बताता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए और हमें ऐसे मेजर्स बनाने चाहिए या ऐसे सेफगार्ड्स बनाने चाहिए जिससे हम अपनी वाइल्ड लाइफ, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। Next, 44th Amendment Act of 1978. This act necessitates the state to abate inequalities in income, status, facilities and opportunities under Article 38. Next is 86th Amendment Act of 2002. आर्टिकल 21 के अंदर जो एलिमेंट्री एजुकेशन दी थी उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और जो सब्जेक्ट मैटर थे आर्टिकल 45 के अंदर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे और इसमें ये भी बोला गया था कि जो बच्चे हैं
जो छोटे बच्चे हैं जो अपनी मतलब जो 6 साल तक की एज कंप्लीट कर चुके हैं या फिर 6 साल तक की एज कंप्लीट तक उनको एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाए ताकि वो एक प्रॉपर डेवलपमेंट कर सके, उनका माइंड प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सके। नेक्स्ट इज 97th Amendment Act of 2011. A new directive principle was added during 97th Amendment Act relating to the cooperative societies, promoting voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and professional management of cooperative society under Article 43B is necessary for state. BN राव ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र थे जिन्होंने रिकमेंड किया था कि जो भी इंडिविजुअल्स को राइट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको 2 तरीके में डिवाइड करना चाहिए। पहला जस्टिसेबल राइट एंड नॉन जस्टिसेबल राइट। जस्टिसेबल राइट जो है हम फंडामेंटल राइट को बोलते हैं जो कि हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। ये एक ऐसे राइट होते हैं जिनको हम कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर कोई भी इंसान फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हेल्प मांग सकते हैं। नॉन जस्टिसेबल राइट जो होते हैं उनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कोई वायलेट करता है तो हम उसके लिए डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे कि हम कहते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने आर्टिकल 37 के अंदर ये बहुत क्लियर कर दिया था कि जो स्टेट की ड्यूटी है कि मतलब ये एक स्टेट की ड्यूटी है कि उसको कोई भी लॉ बनाने से पहले इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा, वो इन प्रिंसिपल को वॉयलेट नहीं कर सकती। ये उसके लिए एक मैंडेटरी टास्क है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वॉयलेट नहीं कर सकती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है किसी भी स्टेट अथॉरिटी के ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशंस है। ऑब्लिगेशन मतलब कि मतलब जब यहाँ पे ऑब्लिगेशन वर्ड यूज़ कर दिया गया है तो उसका मतलब कि उनके लिए ये चीज़ है कि वो उनको करना ही करना है। बेसिकली जो इसका रियल फोर्स है वो पॉलिटिक्स की तरफ से आता है इसको अप्लाई करने का, क्योंकि मतलब जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में पॉलिटिशियंस को लोगों को खुश करना होता है और वो खुश कैसे करेंगे, चाहे वो स्टेट हो या फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो लोगों को खुश कैसे करेंगे, डीपीएसपी के प्रोविजंस को लोगों के हिसाब से अप्लाई करके, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। फिर एक लोग थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्या, उन्होंने बोला था कि चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, स्पोर्ट मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, अगर वो कोई भी रूल्स या पॉलिसी बना रही है तो उनको उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा, वो इनको अवॉइड नहीं कर सकती या फिर इनको वॉयलेट नहीं कर सकती, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि फिर वो अपने वोट लूज़ कर लेंगी, लोग उनको वोट नहीं देंगे। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फ्रेमर्स थे उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नॉन जस्टिसेबल एंड लीगली नॉन इन्फोर्सेबल बोल तो दिया था, बट क्यों किया था ऐसा, उसके पीछे कुछ रीज़न्स थे। पहला रीज़न ये था क्योंकि उसी टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं थे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब देश आज़ाद हुआ था तब लोगों की बहुत डाइवर्सिटी थी, बहुत बैकवर्डनेस थी कंट्री में जो कि इस डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में आ रही थी, और जो न्यूली बॉर्न स्टेट था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो इन सारी डाइवर्सिटी को हैंडल कर सके, तो उसको मैच्योर होने की ज़रूरत थी। बहुत से ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वजह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज़ किया गया था। पहला कि बोला गया था कि उसमें कोई लीगल फोर्स नहीं है, दूसरा कि वो इलॉजिकली तरीके से अरेंज किया गया है, तीसरा कि वो बहुत कंजर्वेटिव इन नेचर है, और चौथा कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर देगा स्टेट और सेंटर के बीच में। थैंक यू।